देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मेरे बच्चे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, हम बेहिस हो चुके हैं। एक और दिन और एक और दिल दहला देने वाला वाक़या आज पेश हुआ है, आज रूनुमा हुआ है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, यानी कि वही अस्पताल है जहाँ का जिसका जिक्र इतने दिन से आप देख रहे हैं कि ख़बरों में मौजूद है, उसका जिक्र हो रहा है, उसकी बातें हो रही हैं कि जी बड़ा ही, उसके चर्चे हो रहे होते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल है और ये और वो है। तो आज उसी अस्पताल की बात मैं करूँगी, पिम्स का अस्पताल। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको कहते हैं, कि उसके गायनी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग जो है वो भड़क उठी है। और हम ये देख रहे हैं कि एक दिल दहला देने वाला ये वाक़या पेश आया और उस आग की लहरों ने उन 15 मासूम रूहों को अपनी लपेट में लिया जो अभी चंद घंटे या पहले ही इस दुनिया में आए थे। साथ ही जो है 15 नौमौलूद बच्चे जो अपनी माँ की गोद की गरमाइश महसूस करने आए थे, इस मुल्क के बोसीदा और नकारा सिस्टम की भेंट चढ़कर जिंदा झुलस गए। रिवायती तौर पर वही हुआ है जो हर साल के बाद होता है। उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरियों पे इंक्वायरियाँ बैठ जाती हैं इस मुल्क में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। इस इंक्वायरियों का नतीजा ये हम सब जानते हैं। इंतज़ामिया की गफलत बिल्कुल अयां हो चुकी है और उन्होंने जो मामला है वो दबाने की बेहद कोशिश की है। एक ऐनी शाहिद का इस हवाले से जो बयान है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया साई तक, बताया कि यहाँ से भागे, आग लग गई। और जब मैं बाहर गई हूँ उस टाइम तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। फिर मैंने अपने भतीजे को बचाया, फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के, उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी, इस तरह का वो कुछ कह रहे थे और हम उनको कह रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कमेटियां इन माओं की गोद वापस भर सकती हैं? क्या ये कागजी कार्रवाइयां इन मासूमों की चीखों का हिसाब दे सकती हैं? इस हवाले से पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ने भी मुतालबा कर दिया है। क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। पिछले साल भी इसी तरह हमने रिपोर्ट मांगी थी पानी के सिस्टम्स पे, फायर के सिस्टम्स पे, इमरजेंसी सिस्टम्स पे। ये पिछले साल भी ये सवाल उठे थे इनके इंसिनरेटर हर चीज पर, लेकिन फिर बात हो के खत्म हो जाती है। हम इस पे सियासत नहीं चमकाने आए हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सारा मुल्क सरापा एहतजाज है। और तो जी यही उन्होंने कहा कि जी सरापा मुल्क पूरा एहतजाज में भी है। कमेटी की बात की उन्होंने, लेकिन सच तो ये कि क्या ये कोई पहला वाक़या है? नहीं, पहला वाक़या नहीं है, बल्कि ये इस मुल्क के गवर्नेंस और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के मुकम्मल कोलैप्स होने की एक जीती जागती कहानी है, चीखती हुई एक तस्वीर है, एक खूनी बाब है, अगर मैं ये कहूँ। कुछ इस तरह के वाक़यात के हवाले से आइए जी ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं। कुछ अर्से पहले गुल प्लाजा कराची में आतिशज़दगी के ये दिलखराश वाक़यात में दर्जनों दुकानें हमने देखा था कि राख का ढेर बनी। रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं था। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में 250 से ज़ायद मजदूरों को जिंदा जला दिया गया। बल्दिया फैक्ट्री की इमारत में हंगामी इनखलाक का एक भी रास्ते का ना होना रियासती बेहसी का मुंह बोलता सबूत था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के 70% से ज़ायद सरकारी अस्पतालों और इमरजेंसी वार्ड्स में फायर सेफ्टी ऑडिट सिरे से होता ही नहीं है। कोई ऑडिट का निज़ाम ही नहीं है और अक्सर अस्पतालों में आग बुझाने वाले सिलेंडर्स या तो नाकारा हैं या एक्सपायर हैं या नाकाम हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। सवाल इस पर यही उठता है कि आखिर कब तक इस मुल्क के शहरी महज इंक्वायरी कमेटियों के आसरे पर जीते रहेंगे? आखिर फायर ब्रिगेड और हंगामी खदमात का निज़ाम सिर्फ VIP रिपोर्ट्स तक महदूद क्यों है? भी बहुत बड़ा सवाल। दूसरी जानिब वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के पास मुल्क के अस्पतालों के खस्ता हाली, दवाओं की नायाबी
और ऐसे खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़यात को रोकने की कोई पॉलिसी दिखाई नहीं देती। उनका माजी का एक क्लिप आपको आइए दिखाते हैं, जिसमें वो एक अस्पताल में किस लहजे में बात कर रहे हैं। आइए पहले वो देखते हैं। सुनो मेरी बात। अब तक मर चुके होते तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम आईसीयू का है? किस लिए लगाए गवर्नमेंट का? इसलिए तो लगाना, इसलिए के लगाए यहाँ पे, इसलिए के लगाए यहाँ पे आईसीयू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए आईसीयू लगाया है। पागल के बच्चे। दिस इज हॉरिबल, टेरिफाइड, टेरिबल। और सेहत के शोबे में अगर इनकलाबी इस्तिलाहात लाने के बजाय तमाम तर तवानाइयाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग्स पर होती रहेंगी इस मुल्क में, जो होता आया है टिल द टाइम व्हाट वी हैव बीन विटनेस्ड येट सो फार। सो क्या होगा, ये सवाल है। बाखबर ज़राए का दावा यह भी है कि जेल में कैद पीटीआई बानी इमरान खान से उनके अहले खाना, दूसरी जानिब और रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो रहा है। लेकिन ये सब एक तयशुदा मफाहमत और सख्त SOP से मशरूत है। शराइत ये कि मुलाकात के बाद ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना ही कोई तंदोतेज सियासी बयान जारी किया जाएगा। सवाल यह कि क्या इस मुल्क में इंसानी जान की कीमत महज एक इंक्वायरी कमेटी की नोटिफिकेशन बनकर रह गई है? जब मुल्क की सेहत का निज़ाम वेंटिलेटर पर है तो वजीर सेहत किस मुँह से सियासी महाज आ रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मसरूफ हैं? क्या सियासी इस्तेहकाम के नाम पर जारी मफाती खेल अवाम के हकीकी मसाइल यानी ज़िंदगी और मौत के सवालों को यूं ही पर से पुश डालता रहेगा? बहुत सारे सवालात हैं जिसकी अब कोशिश करेंगे कि आज इस पर बात करें। और पिम्स जैसा हॉस्पिटल जहाँ पे आप साबिक वजीर आज़म को लेकर आते हैं ये कह के जी वी हैव द बेस्ट ट्रीटमेंट्स, वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट, वी हैव द 2 बेसिक बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द फेडरल टेरिटरी। सो दिस इज द मेन पॉइंट कि ये हालात हैं। और क्या अगर एक बच्चे की उसमें से जान बच गई है तो बाकी 15 बच्चों को नहीं बचाया जा सकता था? जिस तरह एक खातून ने बहादुर और निडर होने का पैगाम दिया और जाके अपने भतीजे को उठा लिया, तो क्या बाकी लोगों को नहीं वहाँ का अमला उठा सकता था? जब उस खातून को पता चल गया था कि जी यहाँ पे आग लग गई है, बच्चे जो है वो उसकी लपेट में आ सकते हैं, तो एक बच्चे को वो बचाने के लिए गई तो बाकी लोग आके बढ़ के 15 बच्चों को नहीं बचा सकते थे? these are the questions. Who gonna ask these questions? जिनके मतलब रिप्लाई दिए क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चंस कि कौन इस सब का जवाब देगा, कौन इनका रिप्लाई करेगा, कौन इनका आंसर देगा? क्योंकि जो वफाकी वजीर हैं इस वक्त सेहत के, वो जो आज भी आए, उनका टेम्परमेंट और उनका लहजा वैसे का वैसे ही था जैसे अभी हम देख रहे हैं पुरानी किसी क्लिप में। इसी सब पे बात करें कि मेरे साथ मौजूद है पैनल में जी सेंटर बहरमन तंगी है मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ सेंटर बिलाल मंदुखेल हैं पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ अजहर सिद्दीक है सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मरकजी सीनियर रहनुमा है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी, वेलकम करूँगी प्रोग्राम में। आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले मैं सेंटर बहरमन तंगी साहब। सेंटर बहरमन तंगी साहब, हम या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की बात करें, प्रोविंसेस बनाने की बात करें, दो होना भी चाहिए। वी रियली आर इन द फेवर ऑफ इट। हम सब चाहते हैं कि मुल्क के हालात बदल जाएं, बेहतर हो जाएं, गवर्नेंस अच्छी हो जाए, इंतजामात अच्छे हो जाएं। 18 किलोमीटर पर मुश्तमिल है ये वफाक टेरिटरी, जहाँ पे कहा जाता है कि जी 2 अस्पताल ऐसे वफाक के अंडर आते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, मुझसे बेहतर इस चीज़ को समझते होंगे, बिकॉज यू आर द सिटिंग सेनेटर। आप सबसे प्राइम और अपर हाउस में इस वक्त बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के सेनेट में बैठे हुए हैं आप। हैविंग सेड दैट, इस तरह का इंसिडेंट हो जाना और कोई फायर सिक्योरिटी की, सेफ्टी की कोई तदबीर ना होना, हाउ बैड इट इज़, हाउ मिजरेबली टेरेबली हैंडलिंग ऑफ दिस ऑल। कि क्या हुकूमत, हमें 80 साल होने वाले ना इस अब, और 8 दिहाइयाँ हो गई हैं इस मुल्क को बने हुए, और वो लोग बैठे हुए इस वक्त मुल्क के ऊपर। आप लोग की जो जमातें हैं वो जमातें हैं जो कई अरसे से, दिहाइयों से इस मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं। ये भी नहीं कि आप कल परसों आए थे तो चलें जी एक लेवरेज दे दिया जाए कि जी इसलिए कुछ पता नहीं था, नए नए आए हैं। जैसे PTI को कहा जाता था कि जी नए नए आए हैं इसलिए इनको क्या पता किसी भी काम का। तो ये बात तो आपके लिए, ये भी आपके लिए डोर नहीं है ना कि जिसमें कह दिया जाए नए नए आए हैं, क्या पता है इनको किसी काम का। सो ये क्या हो रहा है, क्यों हम इतने बेहस हो चुके हैं, मिन हैसल कौम हम क्यों इतने बेहस हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी एडवाइस होगी कि आप टॉक शो सिर्फ अपने ज़ात तक कर लें
और जो जिस तरीके से आप क्वेश्चन रेज करते हैं तो मेरे ख्याल में आप किसी पार्टिसिपेंट को न बुलाएं और इसी तरह बोलते रहें। 1 घंटा है और 1 घंटे में पाकिस्तान के अवाम को ये क्वेश्चन बताएं कि हम बेहिस हो चुके हैं, और इसी तरह ये जो आपने इंट्रो में जो कुछ कहा आप करें। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप टॉक शो ना करें। दूसरी, आपने जब टॉक शो शुरू किए तो आपने मुजरिम कैदी 804 की और पिम्स अस्पताल की तारीफ की और उसके लिए इलाज की ये बातें शुरू की। जो आज जो वाक़या हुआ है जिस पे हर दिल हर आंख आंसू रो रहा है, और मेरे ख्याल में इस वाक़ये की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने वो बात नहीं की, लेकिन आपने शुरू किया, मतलब कि जो आपके दिल धड़कते हैं अगर मुजरिम कैदी 804 के साथ, तो बिल्कुल पे फ्री कर ले, अपना 1 घंटा उनको दे दे। मैं आता हूं आपकी जो जितनी भी जो कुछ कहा मैं आपके वो उसको समराइज करके मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। देखिए, आज जो वाक़या हो चुका है पिम्स में, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि आप जस्टिफाई कर लें कि ये इसकी कमजोरी है, इसकी कमजोरी है। लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में आज जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल में हेल्थ मिनिस्टर ने भी ये कहा कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसी वक्त जो सेक्रेटरी फेडरल उनको खत्म मतलब कि उनको सस्पेंड किया है और एक कमेटी बना दी। अभी मैं आपको बताता चलूं कि आपके एक बात से मैं मुत्तफिक हूं कि कमेटियां बन जाती है और फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूं कि हुकूमत के वक्त की जो मेरी हुकूमत है, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं अपील करता हूं कि इस वाक़े पे ऐसी कमेटी बनाए और जो जिम्मेदार है उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो आइंदा के लिए अवाम के जानों के साथ न खेले। इसने ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन एक गफलत है, जिम्मेदारी निभाने की बात है। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उसने ये वाकया उनकी जिम्मेदारी के साथ क्यों पेश आ गया। तो मैं समझता हूं कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, मैं समझता हूं कि इस वाकये की कोई भी किसी भी बंदे की जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि उसको जस्टिफाई कर ले, और मतलब कि जो मुजरिम है, जो जिम्मेदार है, उनको साइड पे करके उनकी जो जिम्मेदारी है उनको पस डाल के बात करे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदार है उनको वाक़ करावा की सजा देनी चाहिए, और ऐसी सजा के आइंदा के लिए पाकिस्तान के किसी भी सूबे में है। ये नहीं है कि इस्लामाबाद की मैं बात करता हूं या कराची की मैं बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जिंदगी की बात करूंगा कि जिन हॉस्पिटल में जहां भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन होती है, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए वो इकदाम करे कि कोई डिजास्टर आते हैं, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं और उनको महफूज कर सकते हैं। जहां तक रिदा आपने बात की है कि वज़रान ने पिम्स हॉस्पिटल की बहुत तारीफी की है, तो वज़रान ने पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तारीफी की है। और अगर आप समझते हैं कि फिर इस चीज को फिर हम सियासत की तरफ ले जाएं, आज का जो वाक़या है, मैं दुख के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ता हूं कि आप जैसे एंकर जब बैठ जाते हैं तो खुदा का वास्ता उनको सियासत का नजर न करें। हो गई आपकी बात मुकम्मल? जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई। आप जो सवाल करते हैं मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। हाँ, ठीक है, ये आपका व्यू पॉइंट हो सकता है और इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। इस वक्त मैं सेंटर बिलाल मंदुखेल साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर बिलाल मंदुखेल साहब, वाई वी आर सो हेल्पलेस, वाई वी बिकम सो हार्टलेस कि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। एक एनी शाहिद का बयान सुनवाया मैंने अभी कि जी जिन्होंने ये कहा है वेरी कैटेगोरिकली कि मैं अपना बच्चा खुद बचा कर आई हूँ। जब मैं बच्चा बचा रही थी अपना, यानी कि उनका भतीजा भांजा जो है, तो भाभी के साथ वो अपनी थी, शी सेड इट कि जी वह 15 बच्चे और थे, और उस वक्त मैंने अमले को भी कहा और अमले ने उल्टा हमें बंद कर दिया कि जी ये बात बाहर ना जाए। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट काइंड ऑफ ब्रॉट अप वी हैव, मतलब हम किस किस्म के लोग हो गए हैं, हम किस किस्म के इंसान हो गए हैं, इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं रहे हैं। कि ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आप आगे बढ़ के मदद कर सकते थे, लेकिन मदद करने के बजाय आप उल्टा रोक रहे हैं। एंड दिस इज द सेम काइंड ऑफ अ स्टोरी, लाइक ये एटीट्यूड सिर्फ वहां का नहीं है। ये जब हमारे पास यहाँ आग लगी सिंध में, गुल प्लाजा में, वहां भी इसी किस्म की बात सुनने को मिली ऐनी शाहिदीन से कि उन्होंने कहा कि जी जो इंतजामिया थी, जिसके ऊपर इस वक्त पूरा
जो कोर्ट की प्रोसीडिंग और जो फैसला आया है वो उसी हिसाब से आया है कि जी जब उन्होंने देखा कि जी दरवाजे लॉक कर दिए थे, उल्टा खोलने के बजाय, हेल्प करने के बजाय, तो ये किस किस्म का एटीट्यूड है कि जी दरवाजे बंद हो जाते हैं, उल्टा बंद कर दिया जाता है, लोगों को जो है वो हेल्प आउट करने के बजाय आगे बढ़ के या उनको रिलीज करने के बजाय, ये क्या हो रहा है? शुक्रिया रिदा। सबसे पहले तो मैं उन माओं के साथ जिनकी लख्त जिगर आज इस अलमनाक वाक़ये में इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके साथ मैं इज़हार ताज़ियत या इज़हार हमदर्दी करता हूँ। कहने को तो ये चंद बातें हैं, लेकिन जिस माँ के दिल पर ये गुज़र रही है वो बेहतर समझती हैं, वो ज़्यादा वही बेहतर समझती हैं कि क्या आसमान टूट पड़ा है उन पर। जहाँ तक बात है इस वाक़ये की, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक हादसा है। अगर हम इसको ये कह लें कि दुनिया में हादसात होते रहते हैं, दुनिया में बहुत सारे हादसात हुए हैं, लेकिन हादसे की नौइयत क्या है, हादसे की वजूहात क्या हैं। इसके बाद हादसे के बाद हम दो चीज़ों को लाजमी देखते हैं कि इसकी नौइयत और इसकी वजूहात। अगर इसकी वजूहात ये हैं कि ये गफलत है, ये अनट्रेंड अमले की वजह से हुआ है, या ये नेग्लिजेंस है, या कुछ भी है, तो इस महरिकात को देखते हुए हम उस शख्स तक या उस ग्रुप तक या उस इदारे के करता दरता तक पहुंच सकते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा या इतना बड़ा वाक़या रूनुमा होता है। अब बात यह है कि ये इसकी शिद्दत क्या है। इसकी शिद्दत ये कि 15 बच्चे थे, जिनमें से 14 घरों के 14 माओं के बच्चे इस दुनिया से आज एक लम्हे के अंदर ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब अगर बतौर इंसान अगर देखे या सोचे कि इन बच्चों का इस दुनिया में आने में कितना टाइम लगा और इन जाने में कितना टाइम लगा। जाने का टाइम किसकी वजह से हुआ कि हम जैसे इंसान यहाँ इस दुनिया में या इस मुल्क में या इस सिस्टम में रह रहे हैं, और हम इस सिस्टम को जिस तरह हमारे नकवी साहब कह चुके हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, उनके अपने अल्फाज हैं। ये सब कुछ कहने के बावजूद भी हम अपने सिस्टम को सुधारने की या अपने सिस्टम को बेहतर करने की कभी सोच नहीं रहे। इसके बदले में हम ये कह रहे हैं कि हमने और ज़्यादा सिस्टम को ख़राब करना है, या हमने सिस्टम को और ज़्यादा इसी तरह कोलैप्स करके और ज़्यादा फैलाना है, और इसके लिए हमने नए सूबे बनाने या नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने। नए इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबे, क्या इस मौजूदा सूबों में मौजूदा जो हमारे शहर हैं, मौजूदा जो हमारे मामलात हैं, इनको हमने क्या सुधार लिया है? इनके जो हमारे जो परेशानियां हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सूबों में, उन प्रॉब्लम्स को हम देख तो रहे हैं। उनकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमने नए सूबे बनाने। क्या नए सूबे बनाने से ये प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे? क्या नए सूबे बनाने से हमारे जो लोग हैं जो बेहिस हो चुके हैं, जो इस वक्त इस पॉइंट पर आ चुके हैं, इस हद तक आ चुके हैं कि लोग कहते हैं कि आप दरवाजा बंद करके कहते हैं कि ये बात बाहर ना निकल जाए। क्या उस शख्स से या उस अमले से कोई पूछ सकता है कि ये अगर आप दरवाजा खोल देते या रास्ता खोल देते तो कम से कम बच्चों की जान बच सकती थी? आग लगना तो वैसे भी पता चल जाता कि आग लग गई। क्या इस सूरत में दरवाजा बंद करके उस अमले ने उस बच्चों की जान बचा ली? नहीं बचाई। क्या वो बात छुपा ली जिस बात को छुपाने के लिए उसने दरवाजे बंद किए? नहीं छुप सकी। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम किस तरह अपने लोगों को ऐसे अहम जिम्मेदारियों पर बिठा देते हैं, ऐसे अहम जगहों पर बिठा देते हैं। न हम कभी उनकी मेरे ख्याल में पिम्स हॉस्पिटल, जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद में 2 हैं या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो तो तीसरा कोई हॉस्पिटल होगा वफाक के अंडर, जिसका सालाना बजट 10 अरब रुपए है। 10 अरब रुपए वफाक इस एक हॉस्पिटल के लिए या 2 हॉस्पिटल्स के लिए वफाक लेती है, और इसके लिए पूरी एक मिनिस्ट्री बिठाई हुई है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहते हैं, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी तक महदूद है। वफाकी वजीर, अगर इसको हम वफाकी वजीर कहेंगे या वफाकी वजारत कहेंगे, तो ये वफाकी वजारत सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। न इसका कोई ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से है, न इसका कोई ताल्लुक सूबा से, न इसका कोई ताल्लुक सूबा पंजाब से है, न इसका कोई ताल्लुक सूबा सिंध से। चूंकि इतना बड़ा सेटअप बिठाने के बाद ये सिर्फ एक वजीर पर, जो वफाकी वजीर है, उस पर सवालिया निशान नहीं है, उससे ये सवाल नहीं किया जा सकता। यहाँ बैठे हुए वजारत सेहत के जितने भी लोग हैं, जिनका काम ये था कि 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद, ये तमाम के तमाम इख्तियारात और मामलात
वहां जाने चाहिए थे सूबों के पास। आज दिन तक उसी सिस्टम में बैठे हुए हैं लोग, आज दिन तक वही सेक्रेटरीज, वही डिप्टी सेक्रेटरीज, वही इनका पूरा अमला बैठा हुआ है। आज इन सबसे सवालिया निशान हमारा ये बनता है कि इन्होंने इतनी बड़ी नेग्लिजेंस होने के बाद अब ये लोग क्या करेंगे। इससे पहले क्या इन्होंने इस हॉस्पिटल की जो सालाना या या क्वार्टरली या 6 महीने बाद जो इनके तमाम वार्ड्स के तमाम मामला को चेक किया जाता है, क्या इन्होंने इसकी रिपोर्ट कभी मांगी? क्या हमारे इस इदारे ने कभी ये देखा कि हमारे जो लोग यहाँ जो पैरामेडिक स्टाफ है उनको कभी इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि कभी खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए, एक दुनिया में आग लग भी लगती भी है, दुनिया में ये चीज़ है पूरी दुनिया में, तो इसके बदले में जिस तरह वहाँ के जो मुलाजिम हैं, वहाँ के जो पैरामेडिक स्टाफ है, उनको ट्रेन किया जाता है बाकायदा। अगर ऐसे वाक़यात हो तो उन वाक़यात से बचने के लिए, अपने मरीजों को बचाने के लिए हम कौन सा तरीका करेंगे? क्या कभी इन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी? कभी देखें रेदा, आपको पता हो या ना हो, चूंकि शायद अभी आपको पता ना हो, इस एज में, जिस एज में आप हैं, शायद एक लफ्ज हमारे वक्त में एक इदारा हुआ करता था हर सूबे में, हर शहर में, जिसे हम सिविल डिफेंस का नाम दिया गया था, सिविल डिफेंस कहा जाता था उसे। सिविल डिफेंस का इदारा टोटली खत्म हो गया। सिविल डिफेंस का काम क्या था? वो यही था कि तमाम शहर के लोगों को बाकायदा इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो, उस इमरजेंसी में आपने फर्स्ट रिस्पांस जो देना है, पहला जो आपने इकदाम करना है, वो उस जगह पे मौजूद बगैर किसी इदारे के लोग जो मौजूद हैं उन्होंने वो रिस्पांस देना है। वो रिस्पांस वहाँ के आम लोगों ने देना है, वहाँ पे मौजूद जो अमला होता है उसने देना है। सिविल डिफेंस का इदारा ख़त्म करके हमने PDMA बना दी, हमने सिविल डिफेंस ख़त्म करके हमने NDMA बना दी। NDMA और PDMA को जितने फंड्स दिए जाते हैं उसमें जो घपले होते हैं वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम। अब अगर सिविल डिफेंस का इदारा कहीं आज अपनी जगह पर मौजूद होता और वो प्रॉपर काम कर रहा होता, तो शायद मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि शायद आज उन बच्चों की जान बच जाती। उस वार्ड में, उस पेडियाट्रिक वार्ड में मौजूद उन नर्सिस की ट्रेनिंग की वजह से, उस पेडियाट्रिक वार्ड में मौजूद उन माओं की वजह से, उस पेडियाट्रिक वार्ड में मौजूद उन माओं के साथ आने वाले उनके अटेंडेंट की वजह से, शायद जिस तरह एक बच्चे की जान बची है, शायद बाकी 14 बच्चों की जान भी बच जाती। अब बात यह है कि इन बच्चों की तो जान चलेगी, क्या इसके बाद हम आने वाले दूसरे वाक़े के लिए तैयार हैं कि नहीं है? मेरे ख्याल में फिर भी हम तैयार नहीं, हम सिर्फ लफाजी करेंगे, हम सिर्फ इस पे प्रोग्राम्स करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट थिंग। अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आऊंगी। अजहर भाई बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। भाई सिद्दीक साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब ये बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स इसमें सेंटर बिलाल ने कहे कि देखें ये जो अपना वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स और 18 किलोमीटर की ऑलमोस्ट ये टेरिटरी रह जाती है कि जी ये यहाँ पे जो है वो इन 2 अस्पतालों की जिम्मेदारी लें, और यहाँ पे बात हो रही है जी मजीद प्रोविंसेस की भी और सारी चीज़ें। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने कहा कि देखें उसके बावजूद आपसे 2 हॉस्पिटल ही संभल रहे, 10-10 अरब रुपए के, 15-15 अरब रुपए के आपके बजट हैं आपके पास, और है क्या वफाकी हुकूमत के अंडर, और आता ही क्या है? और आप इतना बड़ा अमला, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं हेल्थ की, इतना सब कुछ है, और एक हॉस्पिटल आपसे नहीं संभल रहा। तो दिस इज़ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि वफाक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है सूबों की परफॉर्मेंस को और पूछती है, तो जब हम वफाक की तरफ नज़र उठाते हैं तो फिर हम आज वाले वाक़यात जैसे हालात देखते हैं। बहुत शुक्रिया। बात तो सच है मगर है रुसवाई की। तो आपने समझना है चीज़ों सारों को। और 18 किलोमीटर का बजट और 18 किलोमीटर पे रहने वाले लोग, अगर निज़ाम देखें, अगर ये मुहज़्ज़ब कौम होती तो आज वजीर आज़म जो है वो इस्तीफा दे चुके होते और वो अपनी नाअहली कबूल कर चुके हो। और उसकी वजह एक बुनियादी है, 1 साल पहले की एक रिपोर्ट है इन अस्पतालों के बारे में, बाकायदा वजीर आज़म को गई है, नईम अशरफ भट्ट साहब ने बाकायदा वो रिपोर्ट की है। और मैं 5-6 काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पहले आप जरा समझिएगा जो मेन वजह क्या है, ये बैड गवर्नेंस और ये तबाही और बर्बादी।
सिर्फ पिछले 4 साल 4.5 साल में एक ही जमात को गिराने के लिए सारे इदारे लगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो FI हो, नैब हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सारे का सारा निजाम जकड़ के रखा हुआ। 3 काम बड़े हुए, एक तो गिराया, गिराने के बाद आपको पता है इनके बेहतरीन VIP दफ्तर हो गए हैं, क्या क्या जब AC लगे हुए हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप जाएं बैठे, ऐसे लगता है किसी यूरोप के मुल्क में है। सॉरी ना, यूरोप के मुल्क में भी ऐसे नहीं है। ये किसी बादशाह शहनशाह अफलातून के या कारून के दौर के लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। सिविल सेक्रेटरीट उठाकर देख लगा, देखा इतना पैसा लगाया है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो शोर डालता हूं, मैं तो लिखता आया हूं बार बार, हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इधर लगाया। अब आ जाए अगली बात की तरफ, यानी हम जरा इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। ये शिफा अस्पताल है, इमरान खान के लिए इतना बड़ा और क्या जबरदस्त। उस दिन पता चला हार्ट के लिए मुतलका मशीन नहीं थी। और आप अंदाजा लगाएं, वहां जोर कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता सिक्योरिटी की हालात बनते, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आप देख लें। अब ये बैठ के, और बड़ी मजेदार बात बताऊंगा आपको, इसके वो जो डीन है ना डॉक्टर जफर ताज साहब, वो PMDC के इस वक्त प्रेसिडेंट है, जो तमाम मेडिकल कॉलेजेस को सबको रेगुलेट करती है। अगर उसके अपने इस अस्पताल का ये हाल है, वो क्या करेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या करेगा वो इंसान। आप यहां से अंदाजा लगा लेते, यानी पूरे का पूरा निजाम जकड़ के बैठा हुआ है, हर तरफ माफिया छाए पड़े हैं। कोई ऐसा इधर, यानी क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में। वो पता आपको एक बनाई हुई CTD 2000 के करीब बंदा मार दिया है, यानी इनके लिए तो बंदा मारना बात ही कोई, किसने कहा ये हादसा है। ये हादसा नहीं कहते इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हादसा तो वो है ना जिसको फोर्स मेजोर का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जलजला आ गया है, तूफान आ गया है, ठीक है ना जी। ये कैसे है, यानी मैंने जब आग लगा दी है, ये क्या बात करते हैं। यानी एक छोटा सा इसी तो जो मामला था जहां ये बैठे होते छोटे बच्चे थे, 24 घंटे के लिए मामला मौजूद होना चाहिए था, वो वहां मौजूद नहीं था। और इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर का मामला है, फिर फायर ब्रिगेड बिल्कुल करीब है। मैं नहीं लिख रहा, ये वो साहब लिख रहे हैं जो इनके बहुत करीब है, मुस्लिम नून की गवर्नमेंट के करीब है, ये सारे वो लोग लिख रहे हैं। सवालात आप इतने ज्यादा हो चुके हैं, मैंने तो बाकायदा सबका, मैं इस पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए बाकायदा मैंने तैयार कर लिया। मैं कल जा रहा हूँ, और अल्टीमेटली मेरे पास हल क्या है, मेरे पास अदालतों में जाने के अलावा हल और क्या है। वैसे तो अदालतों भी आपने तबाह बर्बाद कर दी है। पहले होता था कि पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में, मैं तो अरसद दराज से ये काम करता है ना कि अदालतें, यानी ये वो मामला था, इसमें कोई सुओ मुंटो नहीं होना चाहिए था। वो शायद जाग गए हो वो, या अपना मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब, नहीं तो वो ज्यादातर मसरूफ होते हैं पोलो में। और हाईकोर्ट को तो वैसे खत्म कर दिया उन्होंने, वहां तो दरखास्तें मिले, यानी मैंने कोई तकरीबन दर्जनों दरखास्तें मैंने दायर की हैं, वो छुट्टियों में लगानी नहीं दी। जज छुट्टी में गया, इंसाफ छुट्टी में क्या हुआ है। लेकिन यहाँ बुनियादी हक की जितनी वायलेशन हो रही है, आर्टिकल 9 14, कौन है पूछने वाला, कोई है पूछने वाला। एक दौर होती थी, वो जो होता था ना एस्टैब्लिशमेंट, हमें होता था कि जनाब नहीं जनाब, वो एक दौर था, वो जनाब अपना जनरल परवेज मुशर्रफ था कि जनाब होते हो यार उसके नीचे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर दौर आया वो जनाब जनरल राहील शरीफ, फिर जनरल बाजवा साहब, सुना करते थे ना ये सारा कुछ। कहाँ है वो इदारे, कितने वो इदारे, कहाँ चले गए वो लोग, पता ही किसी को कुछ नहीं है कि यार कोई है कोई इंतखाब का। आपने इंतखाब का इदारा कौन सा छोड़ा है। चले PMDC का मैंने हाल तो बता दिया, जिसे उसे पूछना था। हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से बता दे, कोई जाग रहा है कोई सो रहा है। यानी आपने, अच्छा बड़ी मजेदार बोलता हूँ, वो आपने अच्छा वो जो सेक्रेटरी मुअत्तल की है ना, वो शरीफ आदमी है, उसके जिसको चार्ज दिया है कैप्टन रिटायर्ड महमूद अहमद हमारे दौर में। ये सारे लोग PMLN के जनाब वो रेलवे रोड के चार्जेस थे उसके ऊपर, यानी उस बंदे के ऊपर इतने एलिगेशन थे, आज वो लगा दिया है। और फिर वो कमेटी नहीं खेलती, जैसे बचपन में मोहल्लेदार में माइयां आपस में कमेटी डालती थी, मिल मिला के तुम्हारी निकल आई मेरी निकल आई, वो एक कमेटी बना दी है। एक भी ईमानदार ऑफिसर उसके अंदर कोई ऐसा नजर आया हो यार ये आप सिस्टम ठीक करना चाहते हैं ना, तो सिस्टम ठीक ऐसे नहीं होता। और वैसे भी क्या करना शायद आपको पता ही नहीं, पिछले 80 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो हुकूमत कर रही थी, यानी वो भी तजर्बे कर रही थी। वो भाई 2.5-3 साल के अंदर हमारे पास हुकूमत ही है, तो जान सारा इन लोगों के पास है, या पीपल्स पार्टी के पास, या नून पीपल्स पार्टी की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कराची के अंदर मैंने उनका हॉस्पिटल का सिस्टम बड़ा अच्छा मैनेजमेंट देखी है उनका, बहुत यानी इतना जबरदस्त हॉस्पिटल, कम अज कम बेच उन्होंने कोई प्राइवेट इदारे अपना उनको खुला इस तरह से रखा है। पंजाब के अंदर अगर कंपैरेटिवली अगर पंजाब के अंदर देखें, मैं तो रोजाना देखता हूँ
आ जाए पीएससी के अंदर, आ जाए मेयो हॉस्पिटल के अंदर, यानी आप अंदाजा लगाएं हालत ही कोई नहीं है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं है। और उस सिस्टम को भी ठीक करने के लिए अदालतों में मैं गया हुआ था, जुडिशियल एक्टिविज्म में, यानी दरखास्तें दी हुई थी कोर्टों को। यानी मैं अब आपको अगर गिनवाना शुरू करूं, यहाँ बैठ के आप अंदाजा लगाएं, सीटी स्कैन की मशीनें मैं ठीक करवाता फिर रहा था, वहां बैठकर अपना अद्वियात की बहाली के लिए मैं भागता फिर रहा था। यहाँ अगर डेंगू आ गया, अगर खसरा आ गया, अगर यहाँ पर हार्ट अटैक के वहां मैं कोर्टों में जाकर गया हूं। अब अगर आज यहाँ 3-4 मामला यानी बड़ों के लिए जो स्पेशल अपना स्पेशली जेनेटिक मेडिसिन का शोबा है कोई हमारे यहाँ स्पेशलिटी नहीं है। बच्चों के हवाले से आ जाए, वो सिर्फ यहाँ गया है, हाँ मैं भूल गया, वो एक सियासी अस्पताल बनाना था, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाना था। वो पता है वो कैंसर अस्पताल 52 अरब का था, वो 72 अरब का हो गया। और मैं पूछ रहा हूँ भाई 52 अरब से 72 अरब रुपए किस बात का कोई है? आज मैं डाटा लेता फिर रहा हूँ, कोई इदारा नहीं है इस वक्त इस मुल्क में। कभी मैं ऐसा कभी मैं बैठे बात करता होता हूँ, मैं सोच रहा हूँ शायद युगांडा में रहते हैं, फिर ख्याल आता है नहीं बरतानिया और यूरोप, ख्याल आता है बरतानिया और यूरोप। यार मैं तो अभी 1 महीना गुजार के यूके में भी मैं दुबई के अंदर हूँ। अल्लाह ताला, वैसे मेरी खुद अपनी ख्वाहिश है, लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी होते के लिए मैं कहता हूँ नहीं इसी पाकिस्तान के अंदर जाना है। मगर यहाँ हालत अगर आप देखें, यहाँ रिस्पॉन्स देखें, सिस्टम देखें, यहाँ हल्का सा मामला हो जाए और उसका इमरजेंसी का रिस्पॉन्स, ये जो मर्जी आप कहते रहे। यानी यहाँ तो वो आपको पता है लाहौर के अंदर भी गटर में निकल के बंदे मर जाते, और आग लगने के वाकया तो आपने कितने देख लिए ना वहां पर। यानी क्या हालत बताएंगे आप। पंजाब के अंदर वफाक का 18 किलोमीटर का रकबा तो सत्यानाश हो गया ना। वो आप शायद भूल गए, वो यहाँ के चीफ कमिश्नर साहब बगी में गए थे ना, वो 14 अगस्त में, देखा नहीं था आपने? वायसराय, वो जो उस दौर के अंदर वो लोग होते थे, वो बग्गियों में बैठकर जाया करते थे, वो साहब बग्गी में बैठकर, और वो जो आईजी साहब थे वो भी। और वहां कुछ आपने से मीडिया के लोग चले गए अस्पताल में, तो मैं सारा लोगों से राब्ते में था। आप अंदाजा लगाए पुलिस उनको रोक रही थी कि कवरेज ना करो। यार जुल्म और ज्यादती हो गया। या ये दहशतगर्दी नहीं, ये 14 बच्चे जो इस दुनिया से चले गए हैं, इसको दहशतगर्दी नहीं कहेंगे तो किसको दहशतगर्दी कहेंगे? दहशतगर्दी यही तो है, और क्या? ये दहशतगर्दी थोड़ा मैं सच बोल दूं, साफियों को थोड़ा सा बोले दहशतगर्दी के पर्चे डाल के अंदर डाल दो, आम आदमी दहशतगर्दी के पर्चे देके जो मर्जी कर दो, शर्फ। यानी अभी तक अंदाजा लगाएं, हर कोई जठाई के साथ वो वजीर सेहत कहता है नहीं मैं ही काम करूंगा, और वजीर आजम तो वैसे खोए हुए हैं, वो तो कहीं स्विमिंग पूल में या कहीं पता नहीं कहां बैठे होंगे, और उनको कोई ख्याल ऐसा नहीं आया क्या होना। अच्छा हमारी हुकूमत होती ना तो इस वक्त पूरी काबीना आके बैठी होनी, टेंट लगाया उन्होंने कहा लाइट भी चलेगी, हम टेंट में अंधेरे में बैठकर काम करेंगे, हम बताएंगे हम क्या करना चाहते हैं। खुदारा इनका कोई बस नहीं, कोई हमें इस पर यकीन नहीं है, किसी इन गवर्नमेंट के किसी इदारे पर यकीन नहीं है। एक इदारा में थोड़ा सा जिस पर यकीन था वो थी अदलिया, लेकिन वो अदलिया के हवाले से मैं पिछले देख रहा हूँ ना, यहाँ सैलाब से लोग मर गए, क्या क्या कुछ हो गया, वो खामोशी से बैठे, हमें बेवकूफ बनाया जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे, लेकिन आपने निजाम सत्यानाश कर दिया है। टाइम एक आ गया है खुदारा कि जो आपने 26 और 27 तरमीम के जरिए इन अदालतों को लाकर एक बिल्कुल कोने कुदरे में खड़ा कर दिया है। खुदारा रहम करें इस पे। आप तो हुकूमत करके चले जाएंगे ना, तो ऐसा इनको तो ख्याल ही कोई नहीं है। ये तो ख्याल, अब ख्याल तो आपको पता है फिरौन को भी नहीं होता था, कारून को भी नहीं होता था, अफलातून को भी नहीं होता था। अपना बड़े बड़े जो अपना वो मैं एक जगह पढ़ रहा था, मैंने बल्कि आज ट्वीट भी किया है, ठीक है ना जी। और वो कई लोग सोचते हैं यहाँ अगर मेरा रब जो है ना वो इंसानियत सिखाता है, जब यहाँ इंसानों पे इंसानियत सीखने की बात आ जाए तो ये तौबा नौजुला खुदा बन बैठते। इस वक्त ये खुदा बने बैठे हुए इस निजाम के ऊपर कि मैं जो कह दूं कि मैं क्या करूं, मैं तो बेबसी का इजहार कर सकता हूं। एक कैदी का अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करा सकते, एक वो कैदी को अस्पताल में आना था सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एक आम इंसान को देखें क्या पानी दे रहे हैं, क्या साफ पानी दे रहे हैं, क्या सेहत मुफ्त दे रहे हैं, क्या तालीम मुफ्त दे रहे हैं। हालत हर इदारे की तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन क्या करें, यह तो सोचना है उन लोगों को जो इस निजाम को चलाने में जिन्होंने हिस्सा डाला, जिन्होंने अजहर भाई वेरी क्विकली एक चीज इसमें, बिल्कुल आपने सारे पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये मेरे से तो आज बात ही नहीं हो रही, इतनी मैं ट्रॉमेटाइज हो गई हूँ। मेरे जैसा बंदा, हम लोग के आसाब बड़े वो होते हैं, लेकिन एक गुल प्लाजा का वाकया देख के मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी डिसहार्टेंड, और आज ये वाकया देख के भी मेरी तो अपनी हालत गैर हो गई है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जैसे गुल प्लाजा में हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि फायर सिक्योरिटी सेफ्टी के
मेजर्स नहीं लिए हुए हैं, तो उसके बाद तो होना ये चाहिए था ना कि पूरे मुल्क में, चाहे वफाक होती, चाहे दूसरे सूबे भी होते, सबको, इवन हमने सिंध को भी ये कहा था कि भाई आप यू मेक श्योर इट कि जितने आपके इस तरह के कमर्शियल और जितने हॉस्पिटल्स, सिनेमाज और दीगर जो पब्लिक एरियाज हैं, जो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज है इस तरह की, जो बड़ी, जहाँ पे मेजर लोगों की जो है बड़ी लेवल पर जो है लोगों की आमदोरफ्त है, उसको मेक श्योर करें कि वो फायर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स पूरे होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये, क्या उसके बाद भी हमने नहीं सीखा था? देखिए रिदा, मैं पिछले कोई 25 साल से पब्लिक इंटरेस्ट कर रहा हूँ। अनारकली में 15 साल पहले एक वाकया हुआ था, वहां फायर एक्सटिंग्विशर हमने कह के लगवाए, इमरजेंसी के लिए पीछे सीढ़ियां लगवाना, अलहदा डोर, पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। फिर बिल्डिंग कोड्स के हवाले से बड़ी मेहनत की हमने, स्ट्रक्चरल, यानी ऐसी बिल्डिंग बना दें आग लगे तो नीचे ना गिर जाए, यानी उसका स्ट्रक्चर ऐसा वायबल होना चाहिए कि वो सस्टेन कर सके उन चीजों को। अच्छा ये, लेकिन ये बात सिर्फ इतनी सी है, ये सारी हवाओं में रह गई है। अब हम, यानी मैं कहूं कि मैंने अभी लाहौर हाईकोर्ट में 2 पिटीशन फाइल की, क्या करूं, लेकिन वो 26-27वीं तरमीम से वो अदालतों को भी बेबस कर दिया ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती हैं। ये पूरा यूनिफॉर्म, यानी आज बातें होंगी, आज हम बात कर रहे हैं, कल हम बात कर रहे हैं, बड़ी बातें होंगी, कुछ ऐसा बात सब सो जाएंगे। मैं नहीं सोता, मैं तो लगा रहता हूँ, मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन सेंटर बैरमतंगी साहब, वेरी क्विकली, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, यही आपसे भी सवाल है कि हमें सीख लेना चाहिए था ना। गुल प्लाजा वाला तो भी रिसेंट वाकया है, हमने उससे कुछ नहीं सीखा। उसकी हवाले से लेते हुए हमने अपने यहाँ क्यों नहीं इन चीज़ों को मेक श्योर किया कि जी फायर फाइटिंग के जो आलात हैं वही मुकम्मल कर लेते हम। देखिए, जहाँ तक मैंने पहले भी आपको कहा कि ऐसे वाक़यात की जस्टिफिकेशन कोई नहीं है जो कीमती इंसानों की ज़ियाद से बात बन सकती है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे वो गुल प्लाजा का वाक़या था, चाहे आज का है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, जब मुजरिम कैदी 804 कठपुतली प्राइम मिनिस्टर था, जो पीटीआई के साथी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को रिजाइन देना चाहिए, तो क्या इनको याद नहीं है कि जब कठपुतली प्राइम मिनिस्टर था वो इनका लीडर, तो खैबर पुख्तनख्वा में 40 बच्चे ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरे थे? उस पर कठपुतली ने तो रिजाइन। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद का। लेकिन नाज़रीन, आज हम बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, अफसरदा हैं, क्योंकि मिन हैसुल कौम हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह के वाक़यात के बाद मैं एक बात करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, जो 25 करोड़ आवाम इस वक्त हमें देख रही है और सुन रही है, उनसे बात करना। हम खुद भी मिन हैसुल कौम बहुत ज़्यादा जो है नलायक और डफर हो गए हैं। नलायक और डफर से मुराद ये कि बेसिकली एक हिस्स होती है आपके अंदर, और वो हिस्स क्या होती है, यानी कि आपके अंदर एक सेंस होती है, सेंस ऑफ सिविक सेंस होती है, सेंस ऑफ मैच्योरिटी होती है, सेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, सेंस ऑफ ये होता है कि जी एक दूसरे इंसान का कोई एहसास कर लेना होता है। वो सेंस हमारे अंदर सारी, ये सेंसेस अल्लाह ने हम सबको दिए हैं, ये तमाम सेंसेस ना, कि अच्छे बुरे में फ़र्क करना, जिम्मेदारी करना, एहसास करना। तो हम जो सब काम कर रहे हैं, जो भी लोग प्रोफेशन में, जो भी कहीं भी किसी भी फील्ड में हैं, आप बिल्कुल आप अपनी एक तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो तनख्वाह भी ये याद रखें कि हलाल तब तक नहीं होती जब तक आप अपने उस प्रोफेशन से, आप अगर अपने उस काम से लॉयल नहीं हैं। अगर आप अपनी जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, चाहे आप 22 ग्रेड के अफसर हैं, चाहे आप दूसरे तीसरे चौथे ग्रेड में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, जिस आप पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। एक होती है ना सीवी में जब आप लिख रहे होते हैं कि जी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये, तो देयर इज़ द पॉइंट। वहाँ से बात आती है कि क्या आप वो पूरी कर रहे हैं, क्या आप अपनी जॉब हलाल करके वो पैसा लेके जा रहे हैं, तनख्वाह लेके जा रहे हैं अपने घर, कि आप कल को अल्लाह के सामने भी उसको जस्टिफाई कर सकेंगे। तो ये जो अमला था इनका, नर्सेज, डॉक्टर्स,
ऑफिस वार्ड बॉय, ये जितने भी जो वहाँ पे वार्ड बॉयज़, वार्ड नर्सेज, फीमेल मेल, जो भी सारा स्टाफ होगा, क्या आपको एहसास खुद को भी नहीं हुआ कि 15 बच्चे जल रहे हैं, गफलत हो गई है, हालत हो गई है, तो हम देख लें आगे बढ़ के, कोई हम कैच कर लें जल्दी से चीज़ों को। तो दिस इज़ द पॉइंट कि हम कहाँ खड़े हैं। गुल प्लाजा में भी हमें शर्मसार, शर्मनाक और बेहिसी की तस्वीर नज़र आई, और आज के वक्त में भी हमें बेहिसी की तस्वीर नज़र आई। तो हम क्या, हमें इंसान बनाया था, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया था, इसीलिए कि हम बाकी जितनी भी हयात जो जानदार हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे हमें ज़्यादा शऊर दिया था अल्लाह ने, लेकिन वो शऊर हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रस्मी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।